प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेकर आया हूँ। यह ऑनलाइन क्लास विज्ञान के वर्ग 10, 11 तथा 12 के साथ साथ जनरल की तैयारी कर रहे जीएस के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगा। इस क्लास में मैं आज विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाओं में रसायन विज्ञान से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, अर्थात केमिस्ट्री की कुछ बेसिक बातें मैं शुरू करूंगा आज, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले उसकी बेसिक बातों को जानना बड़ी ही जरूरी होता है। अगर आप बेसिक बातों को नहीं जानोगे तो फिर आगे के जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, चाहे आप 10 में हो, 11 में हो या 12 में हो, समझ में नहीं आएगी। इसलिए यह प्रथम क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें हम बेसिक क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जिसे हम नाम दिए हैं फंडामेंटल केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट। केमिस्ट्री का प्रथम क्लास है ये। और केमिस्ट्री के बारे में आप जानते हो कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों तथा उपयोगों एवं हो रहे नई खोजों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री कहलाता है। इस केमिस्ट्री का स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे, शुरू कहां से करेंगे, तो हम इसका शुरू करेंगे पदार्थ से। और आप पदार्थ पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं जो क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं आपको पदार्थ के बारे में, उसे ध्यान से एकाग्रचित्त होकर देखेंगे, क्योंकि बहुत नई बातें भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। बहुत सी बातें आप पढ़ते हो या सुनते हो लेकिन समझ नहीं पाते हो। जैसे छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, पदार्थ का परिभाषा तो तुम सुनते आ रहे हो कि पदार्थ वह सामग्री है जो स्थान ग्रहण करे, जिसमें द्रव्यमान हो और जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सके। अब दूसरा बात है वस्तु के बारे में तो सुनते आ रहे हैं कि वस्तु क्या है। कुछ विद्यार्थी समझते हैं कि पदार्थ वस्तु पदार्थ चीज सब एक ही है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा फर्क है। पदार्थ से बने हुए चीज को वस्तु के नाम से जानते हैं। जैसे लकड़ी एक पदार्थ है और लकड़ी से बनी हुई कुर्सी, टेबल, पलंग या लकड़ी की और सभी सामग्रियां वह वस्तुएं हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पदार्थ और वस्तु में क्या अंतर है। मैं यहाँ सबसे पहले आपको पदार्थ क्या परिभाषा लिखूंगा और उस परिभाषा को, सटीक परिभाषा को आप अपनी कॉपी में उतारेंगे या फिर YouTube पर हमारी इस वीडियो को बार बार देख करके उसको याद करने का प्रयास करेंगे। वैसे हमारी कोशिश होती है कि जिन बातों को मैं आज बोर्ड पर आपको समझाऊं वह आज ही याद हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं पदार्थ का परिभाषा। पदार्थ यह है पदार्थ जिसे इंग्लिश में मैटर कहते हैं। और पदार्थ का परिभाषा क्या देता है? पदार्थ वह सामग्री है जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान अर्थात भार हो, जो स्थान ग्रहण करे तथा जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सके। जैसे बहुत से पदार्थ, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पदार्थ की परिभाषा देखने से हमको यह लग रहा है कि पदार्थ जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं लगभग सब में द्रव्यमान होता है। जब सब स्थान ग्रहण करते हैं और सबको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी आपको वर्ड मिलते होंगे जैसे प्रेम, भावना, उत्तेजना, इस सब में कोई द्रव्यमान नहीं है, कोई भार नहीं है, और इसलिए ऐसी शब्द को हम पदार्थ के रूप में नहीं मान सकते।
पदार्थ तब इस तरह से दूसरी तरह से परिभाषा क्या कर सकते हैं, या समझ सकते हैं कि दुनिया की समस्त वस्तुएं पदार्थ है। पदार्थ का उदाहरण हम दे दें आपको कुछ, ईंट, पुस्तक, जल तथा वायु इत्यादि। जब दुनिया की समस्त वस्तुएं पदार्थ हैं तो आप बहुत सा उदाहरण दे सकते हो। ये हो गया हमारा पदार्थ। दूसरा शब्द हम आपको वस्तु की परिभाषा बताएंगे कि वस्तु क्या होता है। पदार्थ से बने चीजों को हम वस्तु कहते हैं। इसका हम उदाहरण दे रहे हैं। आप जानते हो कि लकड़ी एक पदार्थ है और लकड़ी से बना कुर्सी, टेबल या पलंग ये वस्तु के उदाहरण हैं। इत्यादि बहुत से उदाहरण हो सकते हैं इसके। ये हो गए वस्तु। अब आगे हम चलते हैं और हम आपको बताएंगे कि यह पदार्थ जो होता है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जिन कणों को हम अणु कहते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा भी देख नहीं सकते। तो देखते हैं पदार्थ के कणों के बारे में कि पदार्थ के कण क्या होते हैं। आइए बोर्ड पर देखते रहिए। बोर्ड पर पदार्थ के कण। Particles of matter। पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बना होता है। सीधे सीधे अपनी भाषा में समझो। इन सूक्ष्म कणों को क्या कहते हैं? कणों को अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सूक्ष्म कणों को अणु कहते हैं। तो ये याद रखना है कि पदार्थ के अति सूक्ष्म कणों को अणु कहते हैं, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से ही नहीं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। बहुत सी बातें हम बोर्ड पर नहीं लिख पाएंगे। बहुत सी बातें जो हम बोल रहे हैं उसको सुनते चलिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह हम आपको बोर्ड पर लिखेंगे। जब आप वीडियो चलाइएगा तो हमारी बातें बार बार सुनिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, क्या निश्चित होकर के देखेंगे तो याद हो जाएगा। ये इस तरह से अणु होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अणु या पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम इन्हें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। एक उदाहरण हम आपको दे दें इसके लिए। देखो, वर्षा की नन्ही सी बूंदों में जल के लगभग 10⁻²2 पार्टिकल्स या कण या मॉलिक्यूल या अणु होते हैं। कितना? वर्षा के अति सूक्ष्म कण में, अति सूक्ष्म बूंदों में, नन्ही सी बूंदों में, वर्षा की नन्ही बूंद में जल के 10⁻²2 कण रहते हैं। वर्षा की नन्ही बूंद में जल के 10⁻²2 कण रहते हैं। आप सोच सकते हो कितनी छोटी सी कण में वर्षा के जल के कितनी बूंदे हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितनी छोटी कण है। ये होता है पदार्थ के कण।
अब इन पदार्थ के कणों के बारे में आगे बताऊंगा कि ये पदार्थ के कण किस तरह से एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, किस तरह से बंधे हुए होते हैं। पदार्थ के कणों के मध्य एक बल कार्य करता है, उस बल को हम लोग अंतराण्विक या अंतराणु आकर्षण बल के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरमोलेकुलर फोर्स। तो हम देखेंगे कि यह इंटरमोलेकुलर फोर्स किस तरह से पदार्थ के कणों को अपनी ओर आकर्षित किए हुए होता है। इन्हीं कणों के बीच उपस्थित इस आकर्षण बल के कारण पदार्थ की अवस्थाएं जो होती हैं वह 3 प्रकार की होती है, जिसे हम आगे बताने जा रहे हैं आपको ठोस, द्रव और गैस के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि पदार्थ के कणों के बीच में कुछ रिक्त स्थान भी होते हैं और उन रिक्त स्थानों को हम लोग अंतराणु आकर्षण स्थान के नाम से जानते हैं, इंटरमोलेकुलर स्पेसेस। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपको ठोस, द्रव और गैस के पहले अंतराणु आकर्षण बल और अंतराणु स्थान के बारे में उसका परिभाषा लिखेंगे, समझाएंगे, बताएंगे और फिर आगे की क्लास, आगे की बातें हम आपको समझाएंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं, देखते हैं। अंतराणु बल, यह एक आकर्षण बल है। आकर्षण का मतलब समझते हो, 2 शब्द तुम्हारे लाइफ में हमेशा आता होगा, आकर्षण, विकर्षण। आकर्षण का मतलब क्या होता है? 2 कणों को एक दूसरे की ओर खिंचाव होना, खींचना। तो यह अंतराणु आकर्षण बल है। यह क्या आकर्षण बल है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटर मोलेकुलर फोर्स। ये इंटरमोलेकुलर फोर्स के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, एक सेंटेंस इसके बारे में लिखूं। पदार्थ के अणुओं, जिसे कणों के रूप में मैंने आपको लिखा है, अणुओं को चाहे कणों को, उसमें कोई घबराने की बात नहीं। पदार्थ के अणुओं या कणों के मध्य लगने वाली बल को अंतराणु या अंतराणविक, दोनों शब्द मैंने इसलिए लिखा है कि बहुत से विद्यार्थी हमारे कंफ्यूज होते हैं कि अंतराणु बल और अंतराणविक बल में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है, 2 शब्द है एक ही वर्ड का। यह अंतराणु या अंतराणविक बल क्या लिखा मैंने? पदार्थ के अणुओं या कणों के मध्य लगने वाली बल को अंतराणु या अंतराणविक बल कहते हैं। यह एक मजबूत बल है जो पदार्थ के कणों को, अणुओं को बांध कर रखने का कार्य करता है। और दूसरा शब्द आप जान लो, इसके लिए इंपॉर्टेंट बात, अंतराणविक स्थान। या अंतराणु का स्थान समझ गए होंगे, एक शब्द से दूसरा शब्द को कैच कर लेंगे। अंतराणु का स्थान या अंतराणु का स्थान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटर मोलेकुलर स्पेस। तो इंटरमोलेकुलर स्पेस क्या क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान को पदार्थ के कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को
अंतराण्विक स्थान कहते हैं। समझ गए होंगे ये दो बातें। अब मैं ये साथ साथ इसकी ये भी बात बताते चलूं कि पदार्थ की ये तीन जो अवस्थाएं होती है उसमें ये कण किस तरह से अरेंज रहते हैं और ये विन्यस्त होते हैं। उन बातों को मैं आपको समझाने के पहले यह बता दूं कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में देख ले पहले आप। पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं जिन्हें ठोस, द्रव और गैस के नाम से जानते हैं। मैंने कहा कि यह दो प्रॉपर्टी जो है पदार्थ की, दो विशेषता जो है, अंतराण्विक आकर्षण बल या अंतराण्विक बल और अंतराण्विक स्थान, इसी के कारण पदार्थ की तीन अवस्थाएं हो जाती हैं। मैं यहाँ पर एक बात बताते चलूं कि पदार्थ की ठोस अवस्था, पदार्थ की ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। कैसे बदलेंगे? तो तापक्रम में परिवर्तन के साथ साथ पदार्थ की अवस्थाएं भी बदलती हैं। तो हम देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाएं किस तरह से बदलती हैं। देखो यहाँ पर पदार्थ की तीन अवस्थाओं का नाम मैं लिख रहा हूं। पहली अवस्था क्या होती है? ठोस। दूसरी अवस्था द्रव और तीसरी अवस्था क्या है? गैस है। तीन अवस्थाएं पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस पर अगर हम ताप डालें, उष्मा डालें, गर्म करें तो पदार्थ जो है अपनी मेल्टिंग पॉइंट पर पिघलना शुरू होगा और पिघल करके द्रव में बदल जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट हम समझाएंगे आपको मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। और फिर द्रव क्या होगा कि अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, जैसे उसका अपना बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, वह उबलेगा और उबल करके गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा गर्म करने पर। तो यहाँ पर दो कार्य करा, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट कार्य करा, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कार्य करा है। ठीक उसके विपरीत यदि हम गैस को ठंडा करें, कितना ठंडा करें? जितना गर्म किए थे लगभग उतना ही ठंडा करके उसी टेम्परेचर पर ले आए तो फिर यह ठंडा करने के बाद क्या होगा? तो द्रव में बदल जाएगा और द्रव को फिर ठंडा करेंगे तो फिर क्या होगा? यह ठोस में बदल जाएगा ठंडा करके। तो समझ रहे हैं कि ठोस को गर्म करेंगे तो द्रव में, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में, गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव में, द्रव को ठंडा करेंगे तो फिर ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर जल के तीन रूप होते हैं। अब जाते हैं बर्फ, पानी और भाप। अगर हम यहाँ पर बर्फ को गर्म करें तो बर्फ क्या होगा? पिघलेगा और पिघल करके जल बन जाएगा, तरल रूप में आ जाएगा अपने ठोस रूप से। जल का ठोस रूप बर्फ है, तरल रूप जल है और उसका गैसीय रूप क्या है? उसका गैसीय रूप है भाप। फिर भाप को अगर हम ठंडा करें, ये गर्म करने पर हो रहा है ताप, या यहाँ दूसरा शब्द हम गर्म लिख रहे हैं ताकि बात को समझो। गर्म किया तो ये हो गया। फिर भाप को हम लोगों ने ठंडा करना शुरू किया तो फिर यह बदल गया हमारा जल में, और फिर जल को और ठंडा करेंगे तो फिर बदल जाएगा इसमें, तो बर्फ में बदल जाएगा। इस तरह से हमने क्या देखा कि जल जिसके तीन रूप, ठोस, द्रव और गैस, तीन रूप होते हैं। ये तीनों रूपों में इनका कन्वर्सन हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। ये होता है हमारा पदार्थ की तीन अवस्थाएं। अब ऐसा क्यों होता है? ठोस को गर्म करते हैं
तो क्यों वह द्रव में बदल जाता है, द्रव को गर्म करते हैं तो गैस में क्यों बदल जाता है। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं और इस पर चर्चा क्या करेंगे, इसके अंतराणु आकर्षण बल या अंतराणु बल और अंतराणु स्थान के आधार पर हम आपको समझाने जा रहे हैं कि ठोस को गर्म करने पर द्रव में और द्रव को गर्म करने पर गैस में क्यों परिवर्तन होता है। चलिए आइए देखिए। देखो यहां पर मैं 3 फिगर ड्रॉ करूंगा आपके सामने। समान आकार का 3 फिगर मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के लिए 3 फिगर बोर्ड पर ड्रॉ किया है और उसमें उसके कणों को अभी हम बैठा रहे हैं। पदार्थ के कणों को या तो अणुओं को हम बैठा रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। यह है हमारा ठोस, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड। यह है लिक्विड और यह क्या है, गैस है। देखो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज इसका हम लिखेंगे, जैसे इसका घनत्व, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हो, डेंसिटी कहते हो। ये घनत्व क्या होता है मैं अभी समझा रहा हूँ, लेकिन पहले लिखते हैं यहाँ पर इसका घनत्व। इंग्लिश में इसको डेंसिटी के नाम से जानते हैं। दूसरा लिखेंगे अंतराण्विक बल, इसके आगे संपूर्ण में लिख चुके हैं। और तीसरा लिखेंगे अंतराण्विक स्थान। इसका भी इंग्लिश हम पहले लिख चुके हैं, अब देख लो। ये घनत्व ये गैस क्यों होता है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पर ठोस, द्रव और गैस का 3 स्ट्रक्चर दिया है। इन तीनों स्ट्रक्चर में अगर कणों की संख्या देखो तो तुम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ठोस में कणों की संख्या सबसे अधिक है, द्रव में उससे कम है और गैस में सबसे कम कण है। इसमें मात्र 5 कण है, इसमें 9 कण है और इसमें 4 12 17 कण है। तो कणों की संख्या निरंतर घट गया है और कणों की संख्या घटने का मतलब क्या हुआ कि घनत्व इनका निरंतर घटता जा रहा है। ये घनत्व क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है। वैसे तो हम ठोस का जब लिखाएंगे तो उसमें डेंसिटी के बारे में हम आपको लिखाएंगे, उसका परिभाषा और उसका यूनिट वगैरह सब कुछ लिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि घनत्व क्या होता है बोलचाल की भाषा में, या अपने दैनिक जीवन के आधार पर तुम समझो कि ये घनत्व का मतलब क्या है। इसमें देख रहे हो ये इतने पास है एक दूसरे के कण कि बीच में खाली स्थान नहीं है और बिल्कुल पास सटा हुआ है। इसको कहते हैं कि अधिक घनत्व है, इसका डेंसिटी काफी अधिक है, आपस में जुड़ा हुआ है। इसमें खाली स्थान है माने अलग अलग हो गया है तो घनत्व कम हो गया। और तीसरा में क्या देख रहे हैं कि बिल्कुल ही अलग अलग है तो इसका घनत्व और कम हो गया। ये हो गया हमारा घनत्व। दूसरा है अंतराण्विक बल, इसके कणों के बीच में इतना प्रबल बल है, सबसे अधिक बल है इन दोनों के अपेक्षा कि इनके कण एक दूसरे से आपस में बिल्कुल चिपके हुए हैं, खाली स्थान का कोई यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता है, अर्थात खाली स्थान है भी तो सबसे कम है और इसमें इसके अपेक्षा कम और इसके अपेक्षा अधिक है अंतराण्विक बल। दूसरा है अंतराण्विक स्थान, तो अंतराण्विक स्थान भी देख रहे हो कि इसमें सबसे कम है, इसमें इसके अपेक्षा अधिक है लेकिन इसके अपेक्षा कम है और सबसे अधिक अंतराण्विक स्थान किसमें है तो गैस में। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो इनका बीच का बंधन जो है वह टूटता है और या चूंकि ठोस के कण जो है वह गतिमान नहीं होते हैं, वह अपने निश्चित स्थानों पर केवल कंपन करते हैं, लेकिन इनके कण गतिमान होते हैं। इनका कण आंशिक रूप से गतिमान होता है
और इनका कण पूर्ण रूप से गतिमान होता है गैस का कण। तो इसका कण जो है गतिमान न होकर केवल कंपन करता है, लेकिन जैसे ही यह ऊष्मा को ग्रहण करता है, ऊष्मा प्राप्त करता है, तो यह भी गति में आ जाता है और फिर गति में आता है तो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव हो जाता है और अधिक टेम्परेचर देते हैं तो और अधिक उसके कण गतिमान हो जाते हैं और फिर क्या होता है, वह गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से पदार्थ के तीनों कणों के बारे में आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे कि ये पदार्थ के तीन कण क्या होते हैं। अब चलिए इन तीनों कणों की कुछ विशेषताओं को हम अलग अलग करके आपको बता रहे हैं, फिर आपकी पदार्थ का यह चैप्टर भली भांति आप समझ जाएंगे। कुछ पॉइंट्स, ज्यादा पॉइंट्स मैं अभी आपको नहीं समझाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं अभी आपको केमिस्ट्री की बेसिक बातें समझा रहा हूं। और बेसिक बातें क्या होती है, किसी भी सब्जेक्ट की बेसिक बात उसका एबीसीडी होता है। जैसे इंग्लिश की एबीसीडी उसका बेसिक चीज है लेटर, ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री की यह बेसिक बात है। और इसको समझ लोगे तो आगे के क्लासेस जिसमें बड़ी बड़ी बातें आपको समझनी है, केमिस्ट्री की बहुत बड़ी बड़ी बातें, वह धीरे से आप सीधा समझ में आपको आने लगेगा। ठीक है, ओके। तो चलो देखते हैं ठोस के बारे में थोड़ा, दो चार वर्ड इसमें हम समझा दें। ठोस वह पदार्थ है जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित। आयतन और आकार क्या हो, दोनों निश्चित हो। दूसरा पॉइंट, ठोस का घनत्व काफी ऊंच होता है। ठोस के कणों में गति नहीं पाई जाती, बल्कि इनके कण अपने स्थान पर कंपन करते हैं। ये 3 पॉइंट याद रखिए। अभी हमारे 3 पॉइंट्स और बता रहा हूं। दूसरा, द्रव। बस इसी पर आधारित आपका ये द्रव भी हो जाएगा। द्रव वह पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित किंतु आकार अनिश्चित। अगला पॉइंट, ठोस का घनत्व। देखिए सबसे कुछ है तो द्रव का घनत्व क्या होगा, द्रव का घनत्व ठोस से कम तथा गैस से अधिक होता है। अधिक होता है। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या देखेंगे, हमने लिखा है कि ठोस के कणों में गति नहीं पाई जाती है। इनके विकिरणों में उतनी गैस की तरह गति नहीं पाई जाती है, लेकिन आंशिक रूप से ये गतिमान हो सकते हैं। गतिमान होते हैं।
तो ये हो गया हमारा द्रव की बात। अब आइए हम गैस के बारे में लिखते हैं और फिर थोड़ी सी बात समझाते हैं। बस ये आपका चैप्टर आपका फंडामेंटल केमिस्ट्री क्लास फर्स्ट जो मैटर पर था समाप्त हो जाएगा। गैस के बारे में जान पाए। गैस वह पदार्थ है जिसका आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें इसका घनत्व की बात। तो देख लो घनत्व क्या होता है इसका। गैस का देखने में ये फिगर में लग रहा है कि गैस का घनत्व सबसे कम है। गैस का घनत्व ठोस और द्रव से कम होता है, मतलब सबसे कम होता है। और इनके कण गति करते हैं कि नहीं करते हैं, तो इनके कण सबसे अधिक गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। गैस के कण सुगमता पूर्वक गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अर्थात जिस बर्तन में गैस को रखा जाता है वह उस बर्तन गैस के कण उस बर्तन के आंतरिक दीवारों पर काफी अधिक दबाव डालती है, क्योंकि ये गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस तरह से हमने आपको आज बिल्कुल ही संक्षिप्त में और बिल्कुल ही सरल तरीके से आसान भाषा में मैंने आपको समझाया।